ओके, यूनिट का लास्ट टॉपिक है सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला। सो सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला में हम देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हमने निकाला था, करेक्ट। उस फॉर्मूले में इफ यू रिमेम्बर हमने ईबी का फॉर्मूला निकाला था, जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस कैपिटल एम। ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था। यहाँ से अगर कैपिटल एम की वैल्यू निकालनी हो तो हमारे पास में ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, ये अकॉर्डिंग टू विजिकर एंड बेथे, उन्होंने लिक्विड ड्रॉप मॉडल यूज किया था और डिराइव किया था सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला। और उन्होंने कहा था कि बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, जैसे लिक्विड ड्रॉप मॉडल में बहुत सारी एनर्जीज इन्वॉल्व होती है, वैसे ही बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास न्यूक्लियस के केस में 5 तरह की एनर्जी से मिलकर बनी होगी और वो पांचों तरह की एनर्जी ये होगी। हालांकि मैंने बीएससी में भी समझा रखा है। फर्स्ट आता है वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कूलम एनर्जी, असिमेट्रिक एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम एक एक करके डिटेल से इनके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम एनर्जी? देखो, हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस में क्या होता है, जितने ज्यादा न्यूक्लियन बढ़ेंगे उतना ज्यादा उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ज्यादा उसकी वॉल्यूम एनर्जी बढ़ेगी। सो जो वॉल्यूम एनर्जी होगी वो मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक कांस्टेंट लगा दिया एवी, ठीक है। और ये पॉजिटिव होती है, यानी बाइंडिंग एनर्जी को बढ़ाती है, क्योंकि जितने ज्यादा न्यूक्लियन होंगे उतने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे, और बॉन्ड बनेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। सरफेस एनर्जी के बारे में बात करते हैं। सरफेस एनर्जी में हमने यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स देखो, एक हमने पूरी तरह से अंदर रख रखा है, एक हमने सरफेस पे रख रखा है। सरफेस एनर्जी पे 1 2 3 तीन ही बॉन्ड लग रहे हैं, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है ना। जो सरफेस पे मॉलिक्यूल रहेगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। तो जितना ज्यादा बड़ा सरफेस होगा उतने ज्यादा सरफेस पे हमारे पास न्यूक्लियॉन्स को आना पड़ेगा, और जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन सरफेस पे आएंगे उतना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी को वो डिक्रीज करेंगे। सो सरफेस एनर्जी पे हम जब लेंगे, सो जो ईएस होगा वो नेगेटिव प्रोपोर्शनल होगा सरफेस एरिया के। सो ईएस जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 4 पाई r² के, क्योंकि सरफेस एरिया यही होता है। इस 4 पाई को इसमें इंक्लूड कर लो। सो ईएस जो है वो प्रोपोर्शनल होगा माइनस का r² के, और r की वैल्यू होती है r0 a⁻1/3 और इसका स्क्वायर, करेक्ट। r0 को भी कांस्टेंट में डाल लो, सो आपके पास आ रहा है ES प्रोपोर्शनल टू a⁻2/3। नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि सरफेस पे जो न्यूक्लियन होंगे उनकी बाइंडिंग एनर्जी घटेगी, तो वो बाइंडिंग एनर्जी को कम करेंगे। कांस्टेंट हटाएंगे, साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगा देंगे AS। थर्ड टाइप आता है हमारा कूलम एनर्जी। सो कूलम एनर्जी में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास अगर जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे वैसे वैसे उनके बीच में कूलम का जो फोर्स होगा वो भी बढ़ेगा। तो इस वजह से हमारे पास कूलम एनर्जी आएगी। अभी हमारे पास इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं, कूलम एनर्जी कितनी आती है। सो यहाँ पर हमारे देख लीजिए कि मान लीजिए अब हमारे पास अगर प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्शन बढ़ता है तो इसका जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा या स्ट्रांग होगा? ऑब्वियसली वीक होगा, क्योंकि हम चाहते हैं न्यूक्लियर फोर्स तो इनको अट्रैक्ट करके रख रहा है, तो स्ट्रांग करके रख रहा है। लेकिन अगर इनके बीच में रिपल्शन आ गया तो रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन इसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगा, सिर्फ प्रोटॉन करेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन के बीच में रिपल्शन का कोई स्कोप है ही नहीं। लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का जो रिपल्शन होगा वो बाइंडिंग एनर्जी को घटाएगा। अब क्योंकि ये बाइंडिंग एनर्जी को घटाएगा तो इतना तो मान के चलना कि जो कूलम एनर्जी होगी वो नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो नेगेटिव का कंसेप्ट तो समझ में आ गया, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का रिपल्शन होगा। सो नाउ कूलम एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं हमारे पास में। यहाँ पर इसी जो है उसका फॉर्मूला जो आता है वो कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं डेरिवेशन नहीं कर रही हूँ, हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सो if Zd of the nucleus, if we assume that the charge Zd of the nucleus is uniformly distributed inside the nucleus, then the following formula of potential energy of proton can be determined using Coulomb law। Coulomb law लगा के ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया है। सो इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में करके भी आना नहीं है। या फिर आप एक काम करना, इसका जो डेरिवेशन है वो बीएससी वाली न्यूक्लियर फिजिक्स की लिस्ट में देख लेना, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला वाला टॉपिक है, शायद मैंने इसका डेरिवेशन वहां करवा रखा है, वहां आप इसका देख लेना ना। नहीं भी देखो तो मुझे इसका, इफ यू रिमेम्बर हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया था ना, 3/5 k² r आता था। एनीवेज ये फॉर्मूला हम यूज करें, मैं रिजल्ट यूज करी हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पे हमारे पास में इस r की जगह वैल्यू पुट करेंगे r0 a⁻1/3, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। और हम क्या करेंगे, जो भी कांस्टेंट है सारे कांस्टेंट को हटा दो, सिर्फ जो वेरिएबल है उनको वेरिएबल रखो। सो जितने भी कांस्टेंट है 3/5 k² उसको a सी लिख लो, और हमारे पास z(z−1) और a, बस इन पे डिपेंडेंसी है, नेगेटिव साइन आपको पता ही चल गया। तो ये हमारे पास कूलम एनर्जी आ गई।
फिर हमारे पास आती है असिमेट्री एनर्जी। देखो एसिमेट्री एनर्जी ये कहती है कि अगर हमारे पास में Z और N के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया जाए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक अगर एक ग्राफ प्लॉट किया जाए, तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन ओवर प्रोटॉन लीड्स टू इनस्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड देयर बाय डिक्रीजेस द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड asymmetric effect. The decrease in binding energy due to asymmetric effect is proportional to the square of neutron proton axis एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ए। अब ये मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं। किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए हम चाहते हैं कि बैलेंस कंडीशन रहे, और बैलेंस कंडीशन होता है हमारे पास में कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो ऑलमोस्ट सेम रहे। इन दोनों के बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस आता है, जितना ज्यादा डिफरेंस आता है, न्यूक्लियस उतना ज्यादा अनस्टेबल होता जाता है, और अगर वो अनस्टेबल होगा तो बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। तो इसलिए ये जो इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है वो एसिमेट्री एनर्जी होती है। नाम से ही पता चल जाना, एसिमेट्री का मतलब सिमेट्री गड़बड़ा रही है वहां पे। सो ये किसके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि ये डिक्रीज कर रही है बाइंडिंग एनर्जी को, इसलिए ये नेगेटिव तो होगी होगी। अब ये किसके प्रोपोर्शनल होगी हमारे पास में, ये हमारे पास में होगी एक तो जेड के हमारे पास में किसके प्रोपोर्शनल होगी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक्सिस, यानी कि n माइनस जेड, क्योंकि n और z का डिफरेंस लेना है। अब हमारे पास n कितना होता है, n होता है a माइनस जेड, राइट। तो n की जगह वैल्यू पुट करेंगे, सो a माइनस जेड और ये माइनस का z, तो कितना हो जाएगा a माइनस टू जेड। सो ये होता है जब फॉर्मूले से देखा जाता है, सो ये जो एसिमेट्रिक एनर्जी होती है ये a माइनस टू जेड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है। अब a माइनस टू जेड कहाँ से आया, a माइनस जेड सीधा सीधा n और z के बीच के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जितना ज्यादा इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा एनर्जी ये होगी मैग्नीट्यूड में। इसके अलावा ये मास नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी आती है, करेक्ट। तो यहाँ पे साइन लगाएंगे ए। इसके बाद पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी में हमारे पास में आपको ध्यान रखना है, न्यूक्लियॉन्स हैव अ टेंडेंसी टू एग्जिस्ट इन पेयर्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि पाउली एक्सक्लूजन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर किसी न्यूक्लियाई के पास इवन नंबर है, अगर किसी का मास नंबर इवन है, उसमें जेड प्रोटॉन है और इवन नंबर न्यूट्रॉन है, तो हमारे पास में अगर इवन जेड है और इवन एन है तो वो हाईली स्टेबल होते हैं। अगर इवन जेड है, ऑड एन है, या ऑड जेड है, इवन एन है, तो वो कम स्टेबल होते हैं। और अगर जेड भी ऑड है और एन भी ऑड है तो वो सबसे कम स्टेबल होते हैं। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ दिस स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी का एक फॉर्मूला आता है ये, कि जो ईपी होती है एक तो वो माइनस, अब ये माइनस तो हो जाएगा, -1/a⁴ के प्रोपोर्शनल आती है। यहाँ पे हमने कांस्टेंट लगा दिया एपी, लेकिन ये एपी की 3 वैल्यूज होगी, क्योंकि हमारे पास 3 टाइप के कॉम्बिनेशन है। 3 टाइप के कॉम्बिनेशन कैसे हैं, जेड और एन दोनों इवन हो, जेड और एन दोनों ऑड हो, जेड और एन में से एक ऑड हो और एक इवन हो। तो इस कंडीशन में हमारे पास एपी के 3 फॉर्मेट आएंगे। तो हमारे पास में वो मैं अभी बता दूंगी, आपके पास में एपी के 3 फॉर्मेट आएंगे। एनीवे सबको अगर कंबाइन करते हैं तो सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूले में हमारे पास में ईबी की वैल्यू क्या होगी, ये हमारे पास है वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कूलम एनर्जी, एसिमेट्रिक एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी, सबकी वैल्यू रख दी, ठीक है। यूजिंग दिस इक्वेशन 8 इन इक्वेशन 1, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला क्या बनता है, एम का फॉर्मूला क्या था, जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस ईबी था। तो जहां माइनस ईबी है वहां पर ईबी की ये वैल्यू पुट कर देंगे। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, ठीक है। ये इनके कर्व होते हैं जो इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है। अब यहाँ पे आता है हमारे पास इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू। सो एवी की वैल्यू देख लो, एसी की वैल्यू देख लो, एपी की 3 वैल्यूज मैंने आपको बता दी थी। इवन इवन न्यूक्लियाई होगा तो -33.5 है, इवन ऑड या ऑड इवन होगा तो 0 होगा, और ऑड ऑड होगा तो 33.5 इसकी वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास में सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है। एंड इसके बाद में इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है, लेट मी सी, नहीं, तो इसमें देख लेते हैं सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूले में और कुछ आ रहा है क्या, नहीं। देखो इसमें वॉल्यूम एनर्जी हमने कर लिया, सरफेस एनर्जी हमने कर लिया, कूलम एनर्जी हमने कर लिया, और ये ग्राफ है वो हमने कर लिया, एसिमेट्रिक एनर्जी हमने कर लिया, पेयरिंग एनर्जी हमने कर लिया, बाइंडिंग एनर्जी में टोटल कर लिया, वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट हमने कर लिया। हाँ, एक क्वेश्चन आ सकता है,
मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए Z क्या होगा? सो अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी जो है वो किसका फंक्शन है, Z का है, तो Z की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि आपके पास मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस मिल जाए। तो आप क्या करेंगे, स्टेबिलिटी की कंडीशन ये होती है कि अगर कोई वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होती है तो Z के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव निकालना, आपको फर्स्ट डिफरेंशिएशन करके उसको जीरो करना है। सो आपको बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला मिल ही गया, आपको उसका Z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, जो कि आप कर लेंगे क्योंकि मैं यहाँ पर करके बता रही हूँ आपको। ये डिफरेंशिएशन को जीरो किया है, करेक्ट, इसको जीरो करके और Z की वैल्यू निकाली है, तो ये वाला जो Z होगा वो हमारे पास में मोस्ट स्टेबल आइसोबार होगा। इसके बाद में कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई है, वो हम नहीं करेंगे, मतलब मैं नहीं करूंगी, क्योंकि वैसे तो अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स होती है, वो आप कितनी भी कर सकते हैं। तो अब मैं एक बार के लिए मैं सिलेबस के ऊपर चली जाती हूँ। हमारे पास सिलेबस में हमने क्या यूनिट 1 का कंप्लीट कर लिया। देखो, हमने साइज कर लिया, शेप कर लिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, स्पिन कर लिया, पैरिटी कर लिया, बाइंडिंग एनर्जी कर लिया, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला कर लिया, लिक्विड ड्रॉप मॉडल कर लिया, टू न्यूक्लियन सिस्टम कर लिया, न्यूक्लियर फोर्स हमने कर लिया, जनरल नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स कर लिया, सैचुरेशन कर लिया, चार्ज इंडिपेंडेंस कर लिया, स्पिन डिपेंडेंस। हमारी यूनिट कंप्लीट।